नमस्कार, मेरा नाम खुशहाल है। दृष्टि CUET प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दृष्टि CUET प्रोग्राम के तहत ये जो सीरीज है इसमें हमने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसमें हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। आपकी परीक्षा नज़दीक है और ऐसे में आपकी परीक्षा को और आपके अध्ययन को आसान बनाया जा सके उसके लिए हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। एक जर्नल इंट्रोडक्शन हमने लेक्चर 1 में इसको कवर भी किया है, तो उसके तहत हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल क्या है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? ऑप्शंस है पत्तों में, तने में, जड़ में, या उसमें प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। अब जो नागफनी का पौधा है, नागफनी का पौधा किस कैटेगरी में आता है? कैक्टस की कैटेगरी में आता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैक्टस की फैमिली से बिलोंग करता है। नागफनी के पौधे में जो लीफ होती हैं, क्योंकि कैक्टस कहाँ होता है? मरुस्थल में होता है या बहुत ही ज्यादा ड्राई एरिया में होता है और उनको वाटर यानी जो जल है वो बहुत कम मिल पाता है। तो ऐसे में जो नागफनी का पौधा होता है वो अपनी पत्तियों को मॉडिफाई कर लेता है। एक बार एक डायग्राम के जरिए से समझ लेते हैं। तो नागफनी के पौधे की जो पत्तियां हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करके किसका रूप बना लेती है? इन कांटों का रूप बना लेती है, ताकि हम जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो किसके द्वारा होती है? लीफ के द्वारा होती है। लीफ जितनी बड़ी होती है उससे वाष्पोत्सर्जन उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। तो लीफ से वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, इस वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? अपनी लीफ को मॉडिफाई कर देते हैं और वो क्या बना देते हैं? कांटेनुमा संरचना बना लेते हैं। और उनमें क्लोरोफिल भी नहीं होगा, और वो इतना छोटा स्ट्रक्चर है कि उसमें कितना प्रकाश संश्लेषण होगा। तो इस तरह के पौधे, जितने भी कैक्टस फैमिली के पौधे हैं, उनमें क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो भी अपने आप को चपटा और बहुत ज्यादा फ्लैशी और ग्रीन कलर का इनमें स्टेम होता है, तना होता है, और उसी में क्लोरोफिल होता है। और वहीं स्टेम के द्वारा ही उनमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो स्टेम के द्वारा होती है। अब जो ये स्टेम है, इस स्टेम को या तो वहां पे लिखा होगा ऑप्शन में स्टेम, हमारा उत्तर स्टेम है, तना है, लेकिन इसके अलावा वहां फाइलोक्लेड भी लिखा हो सकता है। ये मॉडिफाई जो स्टेम होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में तना है तो तना टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में तना नहीं है, फाइलोक्लेड है, तो हम क्या टिक करेंगे? फाइलोक्लेड टिक करेंगे। अगले सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? ऑप्शंस है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी है और इसका जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तस्वीर देखते हैं। ये जो प्लांट है इसे हम कहते हैं नेपेंथीज, या इसे कहा जाता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, घटपर्णी यही है। ये जो प्लांट है, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये उस प्लांट की मॉडिफाई क्या है? लीफ है। उसने अपनी पत्ती को अलग तरह से क्या किया है? फोल्ड कर लिया है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि जो ये प्लांट है ये क्या करता है, जब यहाँ कीट पतंगे आकर बैठते हैं तो ये जो कुएं जैसी संरचना है उसमें क्या होता है? ये कीट पतंगे गिर जाते हैं और ये जो इसका फूला हुआ पार्ट है यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ होता है। तो इस लिक्विड में जब ये कीट पतंगे गिर जाते हैं तो इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये कीट पतंगों को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है एज अ न्यूट्रिएंट, यानी अपने पोषक तत्वों के रूप में ये इन कीट पतंगों को क्या करता है? खाता है। एक तरह से खा ही रहा है, इसीलिए इस प्लांट को और क्या कहा जाता है? कार्निवोरस। हम जानते हैं कार्निवोरस किसे कहते हैं? जो मांसाहारी होते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। तो कार्निवोरस प्लांट भी है। पिचर प्लांट क्या है? कार्निवोरस प्लांट है। और इसके बारे में जो और चीजें आपको याद रखनी है उसमें से एक ये है कि ये नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर होता है, वहीं पर ये उगता है। और ये नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से करता है? जितने कीट पतंगे, छोटे छोटे जीव इसमें गिरते हैं उन सबसे ये क्या लेता है? फिर नाइट्रोजन लेता है।
कभी कभी छिपकली, चूहे जैसे जीव भी इसके अंदर देखे गए हैं, उतने बड़े जीव भी देखे गए हैं। और पिचर प्लांट मेनली किस तरफ होता है, ये होता है मलेशिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ब्रूनेई में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बोर्नियो, चीन, उस एरिया में ये प्लांट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो सवाल पूछा गया था कि कौन कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है, तो घटपर्णी, या अगर ऑप्शन में पिचर प्लांट भी दिया होगा तो ऑप्शन सही होगा, पिचर प्लांट। अगला सवाल देखते हैं। विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, यीस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। मुकुलन यानी बडिंग, बडिंग या कलिका के द्वारा भी कहा जाता है, कलिका। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यीस्ट में ऐसा होता है। एक डायग्राम से हम इसे भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये यीस्ट की कोशिका है और यीस्ट की कोशिका में बाहर की तरफ एक बड बनती है। वो बड धीरे धीरे बड़ी होती है, ये अपना न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करता है और बाद में ये कलिका अलग हो जाती है और अलग होकर एक नए यीस्ट का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जो मुकुलन है या जो बडिंग है, बडिंग या मुकुलन है, वो 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सोजीनस और एक होता है एंडोजीनस। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो एक्सोजीनस का एग्जाम्पल ही है यीस्ट। इसमें यीस्ट के शरीर के बाहर इस बड का निर्माण हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सोजीनस बडिंग। ठीक है, और मुकुलन तो है ही ये, इसका हिंदी में इसे मुकुलन भी कहते हैं और कलिका द्वारा निर्माण भी कहते हैं। लेकिन कुछ और ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें क्या होगा कि जो ये कलिका है ये बाहर ना बन के अंदर बनेगी, तो यीस्ट उसका एग्जाम्पल नहीं है। यीस्ट में एक्सोजीनस बडिंग होती है, ये आपको एडिशनल याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होती है। तो हमने इसे लेक्चर में भी अपने कवर किया है और हमारी CUET की जो किताब है उसमें भी शैवालों में कितनी तरह का अलैंगिक जनन पाया जाता है उसको कवर किया गया है। तो शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन से होती है, तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। जो स्पाइरोगायरा शैवाल है इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट के बाद में क्या हो जाते हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं और हर हिस्सा एक नए शैवाल को क्या करता है, जन्म देता है। तो ये एल्गी में अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसको हमने विस्तार से अपने लेक्चर में भी कवर किया है और किताब में भी कवर किया है। तीसरा स्टेटमेंट है मॉस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। तो देखिए, इसको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। मॉस और फर्न, ये मॉस है, ये हम सब 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं सारी चीजें। तो मॉस में जो होता है वो हैप्लॉइड यानी अगुणित जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ये अगुणित स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं। यही क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं और एक नए मॉस या फर्न को जन्म देते हैं। तो बिल्कुल सही कहा गया है, बीजाणुओं द्वारा ही मॉस और फर्न में क्या होता है, जनन होता है। तो अब देखिए, हमारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सवाल में सही पूछा गया है कि सही कथन कौन से हैं, तो तीनों कथन सही हैं। तो उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला सवाल, फेनोरोगैम पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है, जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है। देखिए, जो ये कैरेक्टर बताया गया है कि फल के अंदर जो बीज होते हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं, हमने लेक्चर 3 में इसे कवर किया है कि जो जिम्नोस्पर्म है इसका कैरेक्टर फल है ही नहीं, सीड है ही नहीं, बल्कि ये किसका कैरेक्टर है, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर नहीं है। तो यहां उसने दिया है कि फेनोरोगैम पौधे को 2 भागों में बांटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और ये कैरेक्टर जो पहला है ये किसका है, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। हमने किताब में आप देखेंगे CUET की, उसमें दिखाई देगा आपको कि जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है,
वो फल में बदलता है। जो ओव्यूल होता है यानी बीजांड जिसे कहते हैं, बीजांड, ये किस में बदलता है? ये बीज में बदलता है। और जो हमारा युग्मनज होता है यानी जाइगोट, ये किसका निर्माण करता है? ये एम्ब्रियो बनाता है यानी भ्रूण बनाता है। ये सवाल पूछा जाता है। फल का निर्माण किससे हो रहा है? अंडाशय से हो रहा है, अंडाशय। और बीज का निर्माण किससे हो रहा है? बीजांड से हो रहा है। तो फल और बीज किसका कैरेक्टर है? ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टर है, ना कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं, बिल्कुल, इसीलिए उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है, क्योंकि वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। जो हमारे सिलेबस है उसका सेकंड जो चैप्टर है उसमें यही है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन। और एंजियोस्पर्म को उन्होंने वहां क्या लिखा है? फ्लावरिंग प्लांट लिखा है। तो बिल्कुल सही है। अगला, जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। मोनोकॉट्स किसके होते हैं? जिम्नोस्पर्म के। और डाइकॉट्स किसके होते हैं? एंजियोस्पर्म के। ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है, जबकि फिर से ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों गलत है? जो ये सीड बना है यहाँ पर, ये सीड दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? या तो मोनोकॉट या फिर डाइकॉट, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। और ये भी अगेन किसका कैरेक्टर है? एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, ना कि जिम्नोस्पर्म का। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सवाल में पूछा क्या गया है? कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन कौन सा सही नहीं है हमेशा ध्यान रखिएगा। सवाल सॉल्व करने के बाद ये चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या पूछा है, सही पूछा है या सही नहीं पूछा है। तो कौन कौन से सही नहीं थे? 1 और 3 क्या थे? गलत थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने में गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ बात हो रही है एक कोशिकीय जीव की, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो एक कोशिकीय जीव में अंग कहां से होगा? एक कोशिकीय उसे क्यों कहा? क्योंकि वो पूरा जीव जो है वो एक कोशिका से मिलकर बना है। और इसका एग्जाम्पल हम जानते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। अमीबा दिखने में ऐसा होता है और एक कोशिका से मिलकर बना होता है। उसमें सारी चीजें, चाहे वो गैसों का आदान प्रदान हो, चाहे वो उसका डाइजेशन हो, खाना हो, उत्सर्जन हो, वो सब कुछ एक ही कोशिका द्वारा होता है। और ये क्या कह रहे हैं? किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेटमेंट, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती हैं। देखिए इस स्टेटमेंट को समझना इतना आसान है। हम क्या हैं? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। हम बहुकोशिकीय जीव हैं तो क्या हमारे अंदर की सारी सेल डायरेक्ट एनवायरनमेंट से डील कर रही है? नहीं कर रही है, उनके संपर्क में नहीं आ रही है एनवायरनमेंट के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल खारिज हो जाता है, गलत हो जाता है। लीवर सेल से बना हुआ है, तो क्या लीवर हमारा एनवायरनमेंट से संपर्क कर रहा है? नहीं कर रहा है। हमारी बॉडी में उसको क्या किया गया है? सेफ किया गया है। इसी तरह हार्ट है, कितनी सारी सेल्स, कितने सारे टिश्यू हैं जो एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो ये गलत हो गया। पूछा क्या है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सही स्टेटमेंट केवल एक, ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ऑप्शंस क्या हैं? स्टेटमेंट क्या है? लैंगिक जनन केवल प्राणियों में होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? सिर्फ प्राणियों में होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों गलत है? सिर्फ प्राणियों में नहीं होता है, पेड़ पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। फिर से मैं कह रही हूँ, CUET दृष्टि पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 2 ही है क्या कि पौधों में लैंगिक जनन। तो ये कैंसिल हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, युग्मनज का निर्माण केवल स्तनधारियों में होता है। युग्मनज यानी जाइगोट। तो ये कह रहा है कि केवल स्तनधारियों में ही युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, क्योंकि
जाइगोट सिर्फ स्तनधारियों में तो नहीं बन रहा है, हमें पता है जहां भी मेल और फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट, अगुणित कोशिका है ये भी अगुणित कोशिका है, इन दोनों के संलयन से, इन्हें कहते हैं युग्मक संलयन, इस प्रोसेस को कहते हैं युग्मक संलयन यानी सिनगैमी। इनसे क्या बनता है, एक कोशिका बनती है जो डिप्लॉइड यानी द्विगुणित होती है, इसे हम कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट प्लांट्स में भी बन रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ स्तनधारियों में यानी मैमल्स में, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा एनिमल किंगडम जो इतना बड़ा है उसमें बहुत सारे ऐसे जीव है जो स्तनधारी नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फाइलम से हैं, उन सब में भी क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यहाँ तक कि प्लांट्स में पूरा एंजियोस्पर्म जो है उन सब में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। सवाल इतने ही नहीं है, अभी हमारे पास क्या हो गए, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो अब हमसे पूछा क्या है कि कौन सही है, तो सही तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल से केवल इतने नहीं है, सवाल और भी हैं। CUET बायोलॉजी की किताब है दृष्टि पब्लिकेशन की, उसमें और भी ज्यादा MCQs आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। अपनी परीक्षा को आसान बनाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप उनका सहारा ले सकते हैं। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। नमस्कार।